लास्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वो क्योंकि मॉम दिखाई जाती है जो बैठकर एक नॉवल लिख रही होती है। जब उनके हस्बैंड उनके पास आते हैं तो पूछने लगते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या लिख रही हो। तो वह कहती है कि आपको बहू राइटर नहीं चाहिए पर आपकी वाइफ भी राइटर होगी। उनकी ये बात सुनकर गुस्से से चले जाते हैं कि पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। और यहाँ बोक्यो दिखाया जाता है जो नामिन को लेकर जा रहा होता और नामिन उसे छोटी छोटी बातों पर सुना रही होती है, जैसे कि वो उसके साथ पिक ले रहा था और ये उसको कह रहा होता है कि तुम्हें तो उसके ऊपर काफी कंफर्टेबल फील हो रहा था जब उसने तुम्हें उठाया हुआ था। कहती है कि हाँ तुम्हें भी तो बड़ा अच्छा फील हो रहा था जब वो तुम्हारे साथ पिक ले रही थी। अब दोनों ऐसी बातों पर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और इधर हेयोंग दिखाई जाती है जो अपना वॉइस ओवर कर रही होती है बाकी सब लोगों के साथ। और जैसे उसका वॉइस ओवर हो जाता है प्रोड्यूसर कोई और नहीं होता बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड ही होता है। अब जैसे काम कंप्लीट होता है वैसे ही प्रोड्यूसर खड़े होकर सबके सामने अपना बैली दिखाने लगता है जो उसने फेक लगाया हुआ था, वो भी हुईसियोंग की दर्द को फील करने के लिए कि उसको कितना मुश्किल होता है। और कहने लगता है कि मैंने बहुत सी ट्रेनिंग भी ले ली है बच्चे को लेकर और मैं एक अच्छा डैड बनकर दिखाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात वो सबके सामने कह रहा होता है। अब बाकी लोग तो उसकी ये बात सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। बस लास्ट में हुईसियोंग ही रह जाती है जिसे प्रोड्यूसर मना रहा होता है। पर हुईसियोंग कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तुम्हें पता है ना। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, पर फिर भी मैं इसको अपने बच्चों की तरह समझता हूँ, मैं इसको हमेशा बहुत प्यार करूंगा और तुम्हें भी बहुत प्यार करूंगा, बल्कि जिन लोगों से तुम प्यार करती उन्हें भी पूरा प्यार करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि नामयून और हेयोंग। मुझे हर उस चीज से प्यार होगा जिससे तुम प्यार करती हो, बस मुझे एक्सेप्ट कर लो। पर उसकी बात सुनकर भी ये वहाँ से जाने लगती है, बहुत मुश्किल से चलते हुए जा रही होती है। और ये पीछे से आकर इसे रोक लेता, हक कर लेता और फिर इसके बैली के वेट को भी उठा लेता और कहने लगता है कि मैंने सुना है कि अगर आप प्रेग्नेंट लड़की की बैली को इस तरह उठाओ तो उसे काफी सुकून मिलता है। और सच में हुईसियोंग को बहुत रिलैक्स फील हो रहा था, आखिर उसके ऊपर से इतना वेट जो कम हुआ था जो उसके बॉयफ्रेंड ने उठाया हुआ था। और वो अभी भी मना रहा होता है कि प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। अब ये बात वो आकर अपनी दोस्तों को बताती है। उसकी दोस्तें कहती हैं कि तुम्हें उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा ये बात हेयोंग की कह रही होती है और उसके आने वाले बेबी के लिए केक भी लेकर आए हुए थे, सेलिब्रेशन करे होते हैं कि डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाए, समूह तरीके से हो जाए। अब इसकी सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करते हैं और साथ में दोनों से एक गिफ्ट देती हैं जो गिफ्ट बच्चे के टॉयज होते हैं। अब हेयोंग की भी आज के दिन ही बर्थडे होती, इसलिए वैसे हेयोंग को भी बर्थडे वाला हेयर बैंड लगा दिया जाता और उसकी बर्थडे को भी सेलिब्रेट किया जाता। उसके लिए अलग केक लेकर आए होते हैं और अलग से उसके पार्ट में भी डेकोरेशन की हुई थी। वो तो अपनी कंपनी के लिए ही दुआ करती है कि मेरी कंपनी बहुत तरक्की करे। अब कैंडल ब्लो करती है और उसके बाद नामिन उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लेकर आ पाई क्योंकि मेरा लेक्चर था। तो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अच्छा सा अपना लेक्चर देना, वही मेरे लिए गिफ्ट होगा। तो कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगी। तो हेयोंग कहती है कि तुमने ऑलरेडी मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी है। पर नामिन कहती है कि तुम्हें अगर और इन्वेस्टमेंट चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं इजीली इन्वेस्ट कर दूंगी। अब हुईसियोंग की बारी आती है बर्थडे गिफ्ट देने की। वो सेम टू सेम वैसा ही एक बॉक्स देती है जैसा उन लोगों ने इसको पहले भी एक बॉक्स दिया था। उस बॉक्स को देखते कहने लगती है कि फिर से वैसा मजाक मत करना। तो कहती है कि नहीं, इस बार ये बॉक्स बहुत मजे का है, तुम्हें ओपन करके देखना चाहिए। वो जैसे ओपन करके देखती है तो उसके अंदर हर एक कंट्री की अलग अलग चीजें होती हैं जो डिफरेंट कंट्री से आई हुई थी। हुईसियोंग बताती है कि ये मैंने काफी टाइम से तुम्हारे लिए कलेक्ट की, वो भी किमजी से कहकर। किमजी का नाम सुनती कहती है कि क्या तुम्हारा उससे कॉन्टेक्ट है, क्या तुम्हारी उससे बात होती है। पहले तो दोनों चुप कर जाती है और फिर हुईसियोंग बताती है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरी बात होती है और उसने मेरी बेबी के लिए पहले से एक गिफ्ट भी भेजा हुआ है। अब ये नामिन की तरफ देखने लग जाती है। नामिन कहती है कि बात तो नहीं होती पर हम बेबी की पिक्स वगैरह उसे भेजते रहते हैं। अब नामिन को होटल वाला सीन भी याद आता है जो वो किमची के बारे में उसे बताने लगती है पर चुप हो जाती है और फिर बोक्यो की बात कर देती है कि वो किसी और को डेट कर रहा है, डेट के लिए होटल में लेकर आया हुआ था जहाँ पर मैं एडिटर के साथ होटल में थी। ये सुनते ही हेयोंग कहती है कि तुम्हें उसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो इसे कहती है कि इसकी पूरी बात तो सुन लो, तुम तो ब्रेकअप तक पहले पहुंच गई हो, जरूर किसी बिजनेस की वजह से वहाँ पर आया होगा। अब ये रूम में आने के बाद हुईसियोंग के दिए हुए गिफ्ट को देख रही होती है और कहने लगती है कि किमची क्या हर एक कंट्री में गया है जहाँ की भी ये चीज लेकर आया हुआ है, उसने सबके साथ कॉन्टेक्ट रखा हुआ है, बस मुझे छोड़कर बाकी सबके साथ उसकी बात होती रहती है। अब ये सोच ही रही होती है वैसे इसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिस मैसेज के बाद वो अपनी मॉम के हाउस पर विजिट करने के लिए जाती है जो उसकी मॉम का पहला हाउस था। अब जैसे वहाँ पर विजिट करने के लिए जाती है वैसे ही अंदर देखने पर उसे किमजी नजर आता है जिसे देखते ही वहीं पर स्टैचू बनकर खड़ी हो जाती है क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी एक लड़की होती है जिसके साथ वो हंस रहा होता है। और जैसे किमजी को फील होता है कि डोर पर कोई तो खड़ा, वो जैसे ही डोर की तरफ देखता है वैसे ही जल्दी से हेयोंग छुप जाती है और उसके सामने नहीं आती। अब वो लड़की भी किमजी से इंग्लिश में ही बात कर रही होती है, पूछती है कि क्या हुआ। तो वह कहता है कि कुछ भी नहीं। अब वो लोग जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो ये छुप कर उन्हें देख रही होती है। वो कार ड्राइव करके उस लड़की को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब उसके जाने के बाद ये फौरन से उस डीलर के पास आती है और आकर पूछती है कि ये क्या था। तो वो कहता है कि आप आने में लेट होगी, जो लोग इस जगह को देखने के लिए आए थे वो चले गए हैं, क्या आपका तो कनेक्शन नहीं है उस लड़की के साथ। तो वह कहती है कि नहीं, उस लड़की को तो ये जगह काफी पसंद आई थी पर उसने कह दिया कि नहीं, हमने इस घर को नहीं लेना, वो मे भी इस घर को सेल नहीं करना चाहते, इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया। और इधर किमजी के साथ वो जो लड़की जा रही थी वो उसे पूछने लगती है कि तुम काफी परेशान से लग रहे हो, क्या हुआ है। तो कहता है कि कुछ भी नहीं, बस उस घर से जुड़ी कुछ यादें याद आ गई। और इधर हेयोंग जो किमजी को देखने के बाद पूरी रात नहीं सो सकी थी। नामिन जैसे उठकर आती है तो उसे जागे हुए देखकर पूछती है कि क्या तुम पूरी रात नहीं सोई। तो वह कहती है कि नहीं। तो नामिन उसके पास आकर बैठ जाती है। वो कोई बात करती से पहले हेयोंग उसे पूछती है कि तुम
कितनी जल्दी उठ गई तो बताती है कि दोपहर में मैंने लेक्चर देने के लिए जाना है और वो तो अपना सर पकड़कर बैठी होती है। उसको इस तरह देखकर हेयोंग उसे समझाती है कि क्राउड में तुमने बस एक ही पर्सन को सिलेक्ट कर लेना, उसी पर्सन को देखकर तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो वह कहती है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी और फिर उठकर हेयोंग को आकर हक कर लेती है। हेयोंग उसे बहुत प्यार से हक करके रखती है और फिर हेयोंग दिखाई जाती है जो सेक्रेटरी यू के साथ बॉक्यू की कंपनी के बाहर पहुंच चुकी थी और पहुंचने के बाद कहती है कि क्या सेक्रेटरी यू हम ठीक काम करने के लिए आए ना। तो वह कहता है कि तुमने फिर से मुझे गलत नाम कहकर बुलाया है, मैं अब प्रिंसिपल डेवलपर हूँ, मुझे सेक्रेटरी यू मत बोला करो। और देखना उन्हें हमारा आइडिया बहुत ही अच्छा लगेगा। अब दोनों ही बॉक्यू के पास बैठे होते हैं और उसे हार्ट बनाकर दिखा रहे होते हैं और बॉक्यू उनकी एप्लीकेशन को देख रहा होता है, उनके आइडिया को देख रहा होता है और वो बहुत ही अच्छे से बॉक्यू को समझाने की ट्राई कर रहे होते हैं। बॉक्यू कहता है कि अगर फर्ज करो मैं आप लोगों के काम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता तो तुम लोग क्या करोगे, पर फिर भी वो बॉक्यू को फुल मनाने की ट्राई कर रहे होते हैं, उसे फिर से हार्ट बनाकर दिखा रहे होते हैं बॉक्यू जो वहाँ से जाने लगता और लिफ्ट तक ये दोनों उसके साथ ही जा रहे होते हैं। वो लिफ्ट के अंदर जाने के बाद भी उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ नहीं बोलता और जैसे वो चला जाता तो ये दोनों हो जाते हैं कि बॉक्यू ने हमें हाँ नहीं बोला, पर वैसे ही मैसेज आ जाता है जिससे पता लगता है कि बॉक्यू ने इन्वेस्टमेंट करने में हाँ कर दिया था और वो उन्हें पिच के लिए अपने आप को रेडी करने को बोल रहा होता है। अब ये दोनों तो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जिस लिफ्ट में ये दोनों जाते हैं उसी लिफ्ट में सभी एम्प्लॉयज भी होते हैं और इसके कोलीग्स भी होते हैं जिनके साथ ये पहले काम करती थी। अब जैसे ही उन्हें बुलाने लगती है पर वैसे ही वो लोग किमजी को लेकर बात करने लगते हैं कि वो कोरिया वापिस आए शादी के लिए और वैसे ही वापिस चला जाएगा जैसे उसका शादी का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब उनकी ये बात सुनकर ये बिल्कुल चुप सी हो जाती है क्योंकि उसे यही होता है कि किमजी यहाँ पर किसी से शादी करने के लिए आया हुआ और वो लड़की वही होगी जिसके साथ उसने किमजी को पहले देखा था। और यहाँ नामयून दिखाई जाती है जो यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है लेक्चर देने के लिए और प्रोफेसर से आगे से रिसीव करने के लिए आती है और बताती है कि बच्चे आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो वह कहती है कि क्या सच में, और उनके साथ घबराते हुए क्लास के बाहर तो पहुंच जाती है। सभी बच्चे इसी बार की तरफ देख रहे होते हैं और इसे हेयोंग की बात याद आती है कि उनमें से एक बच्चे को सिलेक्ट कर लेना और वैसे इसे बॉक्यू का मैसेज भी आता है कि बेस्ट ऑफ लक लेक्चर के लिए। अब उसके मैसेज को देखने के बाद कहने लगती है कि क्या ये मुझसे अभी भी नाराज है, पर फिर भी अंदर चली जाती है क्लास में और जैसे सभी स्टूडेंट्स को देख रही होती है तो उसमें से बॉक्यू भी नजर आ जाता है जो इसे ही सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, जिसे देखकर इसे हंसी भी आ जाती है और अपनी स्माइल को ये कंट्रोल करने लगती है। अब बॉक्यू से नजर आ गया तो लेक्चर कैसे ना अच्छा होता, बहुत ही अच्छे से अपनी स्टोरीज और चीजों के बारे में सबको बताने लगती है। अब जैसे लेक्चर देने के बाद बाहर आती है तो सभी बच्चे से ऑटोग्राफ लेने के लिए भी आ जाते हैं, सभी लोगों को ये ऑटोग्राफ देती है और वो जैसे ही वहाँ से चले जाते तो बॉक्यू उसके पास आ जाता है। अब बॉक्यू से खिलाने के लिए एक जगह पर लेकर आया तो उसे आकर कहता है कि रात क्या तुम घर पर जाओगी, तुम्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमने इतनी जगह पर घूमने तो तुम थक जाओगी। वो तो कुछ और ही समझ रही थी और मस्त जाने लगते है कि हटो। तो बॉक्यू उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहता है कि हमें घूमना चाहिए ना, मैं तो ये कह रहा था। अब दोनों साथ में अपनी डेट बहुत ही मजे से एंजॉय करते, डिफरेंट जगहों पर जाते और साथ में पिक भी बना रहे होते हैं। हर जगह पर जाने के बाद अभी बॉक्यू से कहता है कि हमें थोड़ा सीन भी पीछे का लेकर आना चाहिए, मैं तुम्हारी पिक बनाता हूँ। ये कहकर उसको भेजता और फिर सभी जो उसकी सुबह से लेकर रात तक उसने पिक्स बनाई थी वो उसे सेंड करता है और हर पिक में रिंग वाला बॉक्स होता है जिसे देखकर नामयून अभी शौक हो ही रही होती है। वैसे ही बॉक्यू उसके सामने भी वही वाला बॉक्स ले आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ की मैचिंग रिंग पहनना चाहता था इसीलिए मैं ये रिंग लेकर आया। ये कहकर उसके हाथ में एक पहना देता और वो भी इसके हाथ में एक रिंग पहना देती है उसके वाली। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ होकर बहुत ज्यादा खुश होता, तो वह कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ होकर बहुत खुश होती हूँ। तो बॉक्यू से कहता है कि बस तुम इतना ही कहना चाहोगी। तो इसके बाद वो उसे किस कर देती है और किस करके फौरन से उसे हक भी कर लेती है शर्मा कर। तो बॉक्यू भी उसे हक कर लेता है। इधर हेयोंग दिखाई जाती है जो अपनी और किमजी की रिंग को निकाल कर देख रही होती है और उसे वो टाइम याद आ रहा होता है जब उसने फर्स्ट टाइम किमजी को रिंग दिखाई थी कि अब हम फैमिली है। इसी चीज को याद करने के बाद घर से बाहर निकलती और कन्वीनियंस स्टोर के पास जाकर हर एक मेमोरी को याद करने लगती है जो भी उसकी किमजी के साथ गुजरी थी और उन्हें याद करके रोने लग जाती है। वहीं पर एक पर्सन उसे रोते हुए देखकर पूछे लगता है कि क्या तुम रो रही हो। तो वह कहती है कि ये कन्वीनियंस स्टोर क्यों बंद हो गया है, यहीं से आकर मैं ड्रिंक और स्मोक करने के लिए सिगरेट लेती थी। तो वह कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा लॉयल कस्टमर थी यहाँ की और उसके पास जो भी ड्रिंक होती है वो उसे देने लगता है कि मैं तुम्हें बस यही दे सकता हूँ अभी के लिए। तो ये भी उससे ले लेती है। वैसे वो पर्सन कहता है कि किमजी अब तुम यहाँ से चले जाओ। अब ये किमजी का नाम सुनते ही फौरन से मुड़कर देखती है और वो किमजी से कह रहा होता है कि थैंक्स, तुमने मुझे इन्विटेशन कार्ड दिया, मैं आने की जरूर कोशिश करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब तो ये बात इसे कंफर्म हो चुकी थी कि किमजी सच में शादी कर रहा है क्योंकि वो आकर लोगों को इन्विटेशन कार्ड दे रहा था वेडिंग के और ये भी उसे कांग्रेचुलेशंस कहती है कि तुम शादी कर रहे हो। तो वह कहता है कि बस तुम मुझे यही बोलोगी। तो वह कहती है कि क्या तुम्हें शादी के पैसे भी चाहिए। तो वह कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर उसकी ये बात सुनकर जाने लगती है पर रुककर कहती है कि तुम जानना चाहते थे ना कि मैंने स्मोकिंग करना किससे सीखा। मेरे डैड की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी थी, उसी दिन मैंने सिगरेट ली थी बट मेरे पास लाइटर नहीं था, मैं लाइटर लेना भूल गई थी। मैंने सोचा कि किसी भी गुजरते शख्स से लाइटर ले लूंगी और वही मुझे स्मोकिंग करना सिखा देगा और उस टाइम पर तुम मेरे पास से गुजरे तो मैंने तुमसे ही लाइटर लिया था और तुम ही वो पर्सन हो जिसने मुझे स्मोकिंग करना सिखाया। और इंसान ऐसे पर्सन को कभी नहीं भूलता। किमजी इस बात को उसकी याद करने लगता है और ये बात करके वो तो जाने लगती है बट जब वो ड्रिंक करने लगती है तो उसको बाजू से पकड़ कर रोक लेता है और सबसे पहले तो उसके हाथ वाली ड्रिंक को पी लेता और फिर पीने के बाद कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना मेरी शादी होने वाली है, पर फिर भी तुमने मुझे ये
बात क्यों बताई कि मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने तुम्हें स्मोकिंग सिखाई और उस पर्सन को इंसान कभी नहीं भूल सकता, तुम मुझे कभी नहीं भूल सकती ना, तुम ये कहना चाहती हो। तो कहती है कि मैंने ऐसा कब बोला। तो कहते हैं कि तुम्हें रिग्रेट होता है ना जब तुमने मुझे जाने दिया तो मुझे ना जाने देती। तो कहती है कि नहीं, मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि तुम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर किम जी उसे बर्थडे का एक गिफ्ट देता है और वो भी उसे बताती है कि जब मैं मॉम के पुराने वाले घर पर गई तो वहाँ पर मैंने तुम्हें देखा, मैं तुम्हें हाई करना चाहती थी पर तुम्हारे साथ एक लड़की थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें हाई नहीं किया और बहुत अच्छा किया मैंने। तो वो उसे बता देता है कि वो लड़की सारा थी, क्यूट थी ना, मैं जितना टाइम यहाँ से दूर था मैं अपने स्टेप फादर के काफी क्लोज हो गया था और उसी क्लोजनेस की वजह से स्टेप फादर ने मुझे बोला कि उनकी जो भी रिलेटिव की वेडिंग वगैरह होगी वो जाकर मैं अटेंड करूंगा और उनकी जगह पर जाऊंगा और इसी वजह से मैं सारा के साथ था। मैं यहाँ पर उनकी रिलेटिव की वेडिंग अटेंड करने के लिए आया हूँ, ना कि अपनी वेडिंग के लिए आया हूँ, बल्कि खुद तो मैं यहाँ पर अपने दिल को ढूंढने के लिए आया हूँ जो यहीं पर मैं छोड़ गया था। ये बात कहने के बाद उसे थोड़ा नशा चढ़ने लगता है ड्रिंक का। तो कहने लगता है कि मैं इतना भी हैवी नहीं हूँ, तुम्हारे कंधे का सहारा ले सकता हूँ ना। ये कहकर उसके शोल्डर पर गिर जाता और सारा वेट उसने उसके ऊपर डाल दिया। तो कहने लगता है कि मैं बिल्कुल भी हैवी नहीं हूँ ना। तो ये पूछती है कि क्या तुम ड्रंक हो चुके हो। तो वह कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो वह कहती है कि तुम हैवी हो, सच में हैवी हो। और फिर किसी तरह उसको घर तक लेकर आती है और घर पर लाकर अपने ही रूम के बेड पर उसे लिटा देती है और वो बहुत मजे से उसके ही बेड पर सो गया था। ये बैठ कर चुप करके उसे पहले देखने लगती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये सुबह में उठती है तो इसको अपने सामने किम जी नजर नहीं आता क्योंकि वो इसी सेम बेड पर सोया हुआ था। ये देखकर परेशान हो जाती है, सबसे पहले घर पर देखने लगती है, फिर वॉशरूम में जाती है, वॉशरूम में भी नहीं होता और फिर भाग कर ऊपर जाती है बट ऊपर भी नहीं होता। बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। जब बाहर निकलने लगती है तो किम जी सामने से आ जाता है तो उसे देखकर कहने लगती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मुझे लगा तुम फिर से पहले की तरह गायब हो गए। तो वह कहता है कि नहीं, मैं तो सूप लेने के लिए गया था, मुझे लगा कि तुम्हें ये पीना चाहिए और तुम्हें ये लगा कि मैं गायब हो गया और साथ में रिंग को भी ले गया। तो वह कहती है कि रिंग। तो वो उसको अपने हाथ वाली रिंग दिखाता और वैसे ही अपने हाथ पर भी रिंग देखती है क्योंकि किम जी ने उसको भी वो रिंग पहना दी थी, उनकी वेडिंग रिंग, जिसे देखते वो खुश हो जाती और किम जी को आई लव यू बोलती और वो भी उसे हक कर लेता है। फाइनली दोनों वापिस से साथ हो गए थे और किम जी हक करने के बाद उसे किस कर लेता है और यहीं पर हमारा ये ड्रामा भी एंड हो जाता है। आप लोग बताओ आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा और मिलते हैं फिर से एक न्यू ड्रामा के साथ। ओके बाय बाय।